अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ तैयब बलोच फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर हम डिस्कस करने लगे हैं सैक्ड एम्प्लॉइज से मुतल्लिक केस, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से समाअत हुई और जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। तो लतीफ़ खोसा जो SNGPL और स्टेट लाइफ के मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से आज पेश हुए और उन्होंने अदालत को में दलाइल देते हुए वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मुलाजमीन को किस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसका मंशूर ही लोगों को रोज़गार देना है और उन्होंने अपने इस मंशूर के तहत इन लोगों को रोज़गार दिए और इनको अपनी नौकरियों के ऊपर बहाल भी किया। तमाम उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन जिन को नौकरियों पर रखा था और जो सबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदवार थे, फिर उसके बाद जो भी हुकूमतें आती रहीं वो सियासी इंतकाम के तौर पर इन मुलाजमीन को जो है वो निकाल देती रहीं। और ये मुलाजमीन फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2009 में 2008 में हुकूमत आई तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको जो है वो बहाल किया। तो इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो पूछा कि ठीक है, आप यहाँ पर सियासी इंतकाम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले हमें ये बता दें कि इन मुलाजमीन को एक्ट के तहत बहाल किया गया, तो क्या एक्ट में वो वजूहात लिखी गई, सियासी इंतकाम की वजह लिखी गई कि इनको नौकरियों से सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जो है वो निकाला गया। तो इस पर लतीफ़ खान खोसा का ये कहना था कि एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, ताहम यही लिखा गया कि इनको इनकी वापस नौकरियों पर बहाल किया जाता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर यही था तो फिर पार्लियामेंटेरियंस को, कानून साज जो लोग थे, उनको यहाँ लिखना चाहिए था कि इन मुलाजमीन को जो है वो किस तरीके से पोलिटिकल रिवेंज या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो इस पर लतीफ़ खान खोसा का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जजेस को भी बहाल किया और एग्जेक्टिव आर्डर के तहत जजेस बहाल हुए थे। तो जजेस की बहाली के एग्जेक्टिव आर्डर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजूहात नहीं लिखी और उन्होंने कहा कि हमेशा से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रहा है कि वो लोगों को रोज़गार देती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जजेस बहाल हुए हैं उसी तरीके से इन मुलाजमीन को भी बहाल किया गया। तो इस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आप जजेस बहाली का जिक्र जो है वो ना करें। तो इस पर लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि मैं वो जिक्र क्यों ना करूं कि मेरे केस की मुमासिलत जजेस बहाली के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। जिस तरीके से जज बहाल हुए हैं और उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहाल किया था, एक आमिर ने उनको नौकरियों से जजेस को बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने उन जजेस को बहाल करके वापस नौकरियों के ऊपर रखा। तो बयान ही इसी तरीके से इन सरकारी मुलाजमीन जिनको पोलिटिकल या सियासी इंतकाम के नतीजे में बरतरफ किया गया था, नौकरियों से निकाल दिया गया था, इनको भी इसी तरीके से जजेस बहाली जिस तरीके से हुई उसी बयान ही उसी तरीके से इनकी जो है वो बहाली की गई और एक्ट के ज़रिए बहाली की गई। तब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जिनकी बहाली जो है वो आर्डिनेंस के ज़रिए हुई थी। इस पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि जब इनको नौकरियों से निकाला गया तो क्या ये लोग अदालतों में गए? अदालतें तो खुली थी, अदालतों में गए तो क्या हुआ? तो इस पर उन्होंने कहा कि 2021 सिर्फ वैध फैसला 2021 में 17 अगस्त 2021 का जो फैसला है, ये फैसला सिर्फ मेरे खिलाफ आया, बाकी अदालतों में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कोई फैसले जो है वो अदालतों से नहीं आए। इस पर जो है जस्टिस सजाद अली शाह का ये कह रहा था कि आप 2021 की तो बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये केस कितना अरसा चलता रहा और ये केस कितना अरसे से जेर समाअत रहा? तो उन्होंने कहा 2011 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो 2021 में अब इसका फैसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे गर्ज नहीं कि 2011 में ये केस आया, मुझे ये गर्ज है कि ये फैसला 2021 में ही मेरे खिलाफ दिया गया, इससे पहले पाकिस्तान की अदालतों में मेरे खिलाफ कोई फैसला जो है वो मौजूद नहीं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप भला ये कैसे कह सकते हैं कि आपके खिलाफ फैसले नहीं आए? उन्होंने कहा कि 2003-2004 में इन मुलाजमीन ने जाकर अदालतों के दरवाजे खटखटाए, अदालतों से इन्होंने रिलीफ लेने की कोशिश की, ताहम कुछ मुलाजमीन को अदालतों ने बहाल किया था और कुछ को रिलीफ नहीं मिला। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप हमें ये बता दें कि जब किसी मुलाजिम के खिलाफ फैसला उनके खिलाफ आया, अदालतों का फैसला उनके खिलाफ आया, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करके उनको बहाल कर सकती है? क्या पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में है
कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कोई कानून साजी कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का ये भी कहना था कि बाज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि ये जो एक्ट आया मुलाजमीन की बहाली का, ये एक्ट अदलिया की आज़ादी के ऊपर भी जो है उसको सलब करने की एक कोशिश है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुलाजमीन जिन्होंने अदालतों से रजू किया था और अदालतों ने उनको रिलीफ नहीं दिया, फिर उनको किस तरीके से एक्ट के तहत बहाल कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पार्लियामेंट जो है वो अनडू कर सकती है? ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने लतीफ़ खान खोसा से सवाल किया। तो इसके ऊपर लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि ये जो मुतलका मामला है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ से जुड़ा हुआ है, मुलाजमीन के रोज़गार का मसला था और रोज़गार जो है वो जिंदा रहने का एक हक है जिसको कोई नहीं छीन सकता। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फिर जिंदा रहने का जो हक है वो तो पूरे पाकिस्तान का है, तो फिर पूरे पाकिस्तान को मुलाजमत क्यों नहीं दी जाती? तो उन्होंने कहा कि ये जिन मुलाजमीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भर्ती किया था वो कोई सियासी बुनियादों पर भर्ती नहीं हुए थे, बल्कि वो भी न सिर्फ सिंध से हैं बल्कि वो भी पूरे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है और सियासी सियासी बुनियादों पर इनकी हरकत भर्ती नहीं हुई थी। ताहम उन्होंने कहा कायदे कानून के तहत इन सब मुलाजमीन की भर्तियाँ हुई थी और इन्होंने अपने इंटरव्यू दिए और जो जो रिक्वायरमेंट्स थी ये सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद ही इनको नौकरियों के ऊपर रखा गया था। तो इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फिर आप हमें ये बताएं कि एक शख्स जिसने सिर्फ 6 माह यानी 1993 में उसकी भर्ती हुई और शायद कंट्रैक्ट पे भर्ती हुई और सिर्फ 6 माह उसने नौकरी की, फिर कैसे उसको जो है वो 10 साल जिनकी नौकरी हो चुकी थी उसके बराबर कर दिया गया और फिर एक्ट के तहत उनको बहाल कर दिया गया। ये उन्होंने कहा कि बहुत सारे इनफरादी केसेस हैं और जिनमें मसाइल भी हैं, तो इस वजह से ये कहना दुरुस्त नहीं है। ये मंसूर अली शाह का कहना था कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 17,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए या नौकरी से हाथ धो बैठे। ये इंडिविजुअल केसेस जो है वो वेरी करते हैं और हर इंडिविजुअल केस का मेरिट जो है वो डिफरेंट होता है। इसके साथ साथ जो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमने आपकी बातें सुन ली हैं, लेकिन आप आपका ये कहना है कि इन मुलाजमीन को जो है वो महज इस वजह से निकाला जाता रहा कि इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखा था और फिर जो बाद में हुकूमतें आई, मुखालिफ हुकूमतें थी या सियासी इंतकाम की बुनियाद पर इनको निकाला जाता रहा। तो इस पर लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि मेरा यही आर्गूमेंट है और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर इनको निकाला जाता रहा, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी अगर अदालत मामलात को देखना चाहे तो वो देख सकती है कि इनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उन्होंने कहा 40 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम जो बरतरफ सरकारी मुलाजिम हैं वो वफात पा चुके हैं और बाकी जो सरकारी मुलाजिम हैं किसी के बच्चों का मसला है, किसी के वालिद वेंटिलेटर्स में पड़े हुए हैं, इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अदालत ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर भी इसको देखे। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप हमें फिर यही असिस्ट करें कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप हमें बताएं और ये भी आप हमें बताएं कि क्या जिस शख्स ने अपनी 10 साल की सरकारी नौकरी कर ली हो क्या वो पेंशन और अमरात का हकदार हो सकता है? आप हमें यह भी बताएं कि हम भी इनको इंसानी बुनियादों पर रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि हम क्या रिलीफ इनको दे सकते हैं। आप हमें इनकी मरात और पेंशन से मुतल्लिक अगर असिस्ट कर दें तो शायद हम किसी नतीजे पर जो है वो पहुंच सके। तो इस पर लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि ठीक है 2000 आप ये माजी को भी अगर आप अदालत एक तरफ रख दे तो अदालत सिर्फ ये भी देख ले कि 2009 में इनकी बहाली हुई और 2021 तक तो ये काम करते रहे हैं। ये भी इतना बड़ा अरसा बन जाता है कि ये मरात और पेंशन के हकदार सिर्फ इस अरसे में भी हो सकते हैं। अगर अदालत माजी के इस जो इनकी सर्विस अगर उसको ना भी देखे तो भी ये इस काबिल है कि इनको सरकारी जो स्टेट की जाने से पेंशन दी जाती है, जो बाकी मरात दी जाती हैं, वो इस काबिल है कि वो इन मरात के हकदार हैं। तो लतीफ़ खान खोसा के दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए। इसके बाद लतीफ़ खान खोसा के जो बेटे हैं शहबाज खोसा, उन्होंने अदालत को कहा कि बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो आर्डीनेंस के तहत भी बहाल हुए थे और जो मुलाजमीन आर्डीनेंस के तहत बहाल हुए थे, आर्डीनेंस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला मौजूद नहीं है। ताहम जो इन मुलाजमीन को निकाला गया उसमें तमाम वो मुलाजिम हैं जो आर्डीनेंस के तहत भी बहाल हुए और जो एक्ट के तहत भी बहाल हुए। ठीक है, एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया, लेकिन आर्डीनेंस तो अपनी जगह पे मौजूद है
तो ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग बहाल हुए वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। तो इस पर जजेस ने कहा कि ठीक है, ऑर्डिनेंस के तहत जो बहाल हुए तो उनकी रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट उनको दे सकती है। और बज़ाहिर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक कोई अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं दी, फैसले में अब ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक कुछ ऐसा नहीं कहा, तो वो अपनी रेमेडी जो है वो अवेल कर सकते हैं। समाअत के आखिर में जस्टिस उमरता बंदियाल का ये कहना था कि अब अदालती वक्त जो है वो ख़त्म होने को है, हमने एक और केस सुनना है, तो कल इस केस की फिर से 11:30 बजे समाअत करेंगे। तब उन्होंने कहा कि कल रज़ा रब्बानी और दीगर वकला जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट जो है वो दलाइल देंगे। लेकिन उन्होंने अटार्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि आपने मंडे से हमें असिस्ट करना है और मंडे को, सोमवार को, पीर को आप हमें बताएंगे कि क्या ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग बहाल हुए थे वो कौन से लोग हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उनके ऊपर कोई असर पड़ा। अगर असर पड़ा तो क्या असर पड़ा, और क्या अगर उनको निकाला गया नौकरियों से तो क्या वो अपनी नौकरियों पर वापस जा सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप हमें तमाम मुलाजमीन को कैटेगराइज करके हमें बता दें कि ऑर्डिनेंस के तहत कौन से बहाल हुए, एक्ट के तहत कौन से बहाल हुए, और किन की मुद्दत मुलाजमत जो है वो इस हद तक पहुंच गई है कि वो अपनी पेंशन और मराद के हकदार हो सकते हैं। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से तलब की हैं और कहा है कि आइंदा समाअत पर आप जो है अदालत की मुआवनत करें। और यानी कि आइंदा समाअत मीन कि एक तो कल समाअत होगी, लेकिन अटार्नी जनरल जो है वो पीर के रोज़ पेश होंगे। और ये मरूज़ात तलब की हैं सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से, और अटार्नी जनरल इस हवाले से तैयारी करके जो है वो पीर के रोज़ ही अदालत को जो है वो असिस्ट कर सकेंगे। ये तो कोर्ट के अंदर की हाल अहवाल था जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच में आज रुदाद क्या रही, लतीफ़ खान खोसा ने कितने मुदल्लल आर्ग्यूमेंट किए, और बार बार उन्होंने जब इस केस को जजेस बहाली के केस से जोड़ा तो उसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल में जो मेरी राय है वो यही है कि जिस तरीके से जजेस बहाल हुए, आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जजेस को नौकरियों से निकाल दिया गया था, उनको भी बरतरफ कर दिया गया था, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इन जजेस को भी बहाल किया। और ये सरकारी मुलाजमीन का भी बिल्कुल वही मामला है कि इनको भी सियासी इंतकाम के तौर पर बरतरफ किया गया था। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ हुकूमतें थी वो इनको बरतरफ करती रहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई यानी 2009 की बात है तो उसने फिर जैसे जजेस को बहाल किया वैसे ही इनको बहाल किया। तो शायद ये जो जजेस का उसका आर्ग्यूमेंट था, जजेस की बहाली के साथ जो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की बहाली के केस को मुमासलियत दी, तो ये जस्टिस सजाद अली शाह को नागवार गुजरा, और उन्होंने लतीफ़ खान खोसा को कहा भी सही कि आप जो है ये चैप्टर जजेस बहाली वाला चैप्टर बंद कर दें। तो लतीफ़ खान खोसा ने वाज़ेह मौक़िफ़ यही इख्तियार किया कि मैं वो चैप्टर कैसे बंद कर दूँ, मेरा केस जो है वो मुकम्मल जजेस बहाली केस के साथ मुमासला रखता है। जैसे आप बहाल हुए वैसे ये लोग बहाल हुए, और हम जो है वो लोगों को रोज़गार देना जानते हैं, और हम चाहते हैं कि ये लोग वापस बहाल हो जाएं, अपनी अपनी नौकरियों पे चले जाएं, और हम नहीं चाहते कि किसी का रोज़गार जो है वो छिन जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोज़गार जो है वो बुनियादी हक है, और इसके साथ साथ जिंदा रहने का हक है। यानी जब किसी को रोज़गार मिलेगा तो ही वो जिंदा रह सकेगा ना, बगैर रोज़गार के उसका जिंदा रहने का हक भी जो है वो जो है मजरू होता है। तो ये कोर्ट की अंदर की प्रोसीडिंग थी जो मैंने आपको बताई। तब मेरे साथ इस टाइम बहुत सारे सरकारी मुलाजिम मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मसाइल दरपेश है और इनकी सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्कुआत है, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं। जी कोई है भाई? सर आप। जनाब, हम सुप्रीम कोर्ट से यही कहना चाहते हैं कि देखें, जो हम लोग इतने अरसे के सर्विस करने के बाद इस उम्र में हमें जॉब निकाला गया है, तो इंसानी बुनियादों पर भी कुछ ख्याल किया जाए। आप देखें इस वक्त जो है हम पता नहीं कोई किसी अपने वाइफ का जेवर बेच के कोई कैसे यहाँ पहुँचा है। 12 दिन से हम होटल में रह रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो हालात है वो अल्लाह को पता होगा, फिर हमें पता होगा, दूसरा कोई नहीं समझ सकता होगा। जितने जो हमें निकाला गया है जिस तरीके से, वो टोटली तरीका ही गलत है। इतने अरसे 12 साल नौकरी कंटिन्यू करने के बाद, सब प्रोबेशनरी पीरियड हमने दिए, टेस्ट दिए, सब वो गुजारने के बाद अब इस तरीके से अगर निकाला गया है तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट, एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, चूँकि हम सुप्रीम कोर्ट को ये कोर्ट के अंदर ही होते हैं, तो जजेस का एक आर्ग्यूमेंट है या जजेस का एक ओपिनियन जो हमें नज़र आ रहा है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको मराद दे दें, पेंशन दे दें, यानी कि अगर आपकी नौकरी बहाल नहीं होती और कोई ऐसा फार्मूला
तैयार कर दिया जाता है कि आपको पेंशन और मराद दे दी जाए, तो फिर क्या आप मुतमिन हो जाएंगे? देखिए हमें इस उम्र के इस हिस्से में अगर 10-12 सर्विस की सर्विस पे हमें कोई पेंशन वगैरह, तो वो उतनी वो नहीं हमारे वो फ़ायदे में नहीं होगी। अभी हमें लेंथ ऑफ सर्विस क्या रहती है, 6-7 साल। हमें बहाल किया जाए तो उससे ये होगा कि 6-7 साल जो हमारे गुजरेंगे, उसके बाद जो है जो हमारी पेंशन बनेगी या वो बनेगी, तो वो कुछ उस ग्रेजुएट वगैरह उस अमाउंट वो होगा कि हमें उसमें पेंशन इतनी मिल सकेगी कि हमारे बच्चों का जो है वो गुजारा हो सकता है। इस वक्त बच्चे स्कूल से बाहर हैं, बेटी की शादी का मसला, किसी के बहुत से मसले हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनकी अभी काफ़ी जॉब रहती है, तो अगर उनको रिटायर कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। अनमेच्योर रिटायरमेंट नहीं हुई जिनकी, अभी बहुत सारे लोगों को 10-12 साल बाकी है, उनकी तो अच्छी खासी पेंशन बनेगी। ये फैसला हमें कबूल नहीं होगा, हमें सिर्फ बहाली चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखें ना, हम पाकिस्तानी हैं, देखें हम पाकिस्तानी हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जॉब्स दी गई और तरीके से दी गई। हमने टेस्ट इंटरव्यू हुए थे, हमारा टेस्ट हुआ था कराची में, हम लाड़काना से मेरा ताल्लुक़ है। तो जब वो नौकरियां दी गई तो आप ये देखें कि यहाँ पर कोई एक वो किसी पार्टी का थोड़ी है। मेरा ताल्लुक किससे है किसी को क्या पता। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये नौकरियां एडवर्टाइजमेंट हुई थी, अप्लाई किया था, तो उन्होंने ये थोड़ी देखा था कि ये लाड़काना का है, ये सरगोदा का है, ये पेशावर का है, उन्होंने या जीपी का है। हम तो एज अ पाकिस्तानी, देखें हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, मजबूर है। इस वक्त हमारी उम्र वो नहीं है कि हम कुछ कर सकेंगे। हर गवर्नमेंट स्टैंड पड़ा हुआ है। हर गवर्नमेंट ने अपने दौर में भर्ती की, उनको क्यों नहीं निकाला गया? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार? क्या पीपल्स पार्टी ने एक ही टेनोर में भर्ती की? बाकी टेनोर में भी तो भर्तियां की हैं, नवाज शरीफ ने भी की है, पीटीआई ने भी की है, मुशर्रफ दौर में भी होती रही हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जाता? हमें बार बार टारगेट किया जा रहा है। हम किसी पार्टी से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हम लोग लीगल तरीके से आए हैं और लीगल तरीके से इंशाल्लाह बहाल होना चाहते हैं। 2003 में जो बहाल किए थे दोस्त हमारे वो हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमसे डबल तनख्वाह ले रहे हैं। उनको 12 साल की मराद मिली, हमें कंपनसेशन दी गई थी, हमें 3 साल की, हमें हाँ वो भी किस्तों में। ये वजह अच्छा ये कन्फ्यूजन वैसे कोर्ट के अंदर भी है कि आज मंसूर अली शाह भी यही कह रहे थे कि कुछ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने या अदलिया ने बहाल कर दिया था और कुछ को बहाल नहीं किया था। वो क्या वजह थी? मतलब है वो ये कह रहे थे कि जब फैसला आ जाता तो उसका इतलाक तो सारे एम्प्लॉइज पे होता है। क्या है कि मैं बताता हूँ, हमारा श्री नादरन से रहीम यार खान से तल्लुक हमारा भी केस था। उस वक्त जनाब चीफ जस्टिस साहब थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने हमारा केस सर्विस ट्रिब्यूनल को भेज दिया, बाकी लोगों का फैसला कर दिया। उस वक्त कोर्ट हमारा फैसला कर देती जो भी था, उस वक्त नहीं किया, हमें सर्विस ट्रिब्यूनल में भेज दिया। हम 12 साल सर्विस ट्रिब्यूनल में रहे, उसके बाद हमने एहतजाज किया, गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, हमें बहाल कर दिया। अब हमारा क्या कसूर है? उस वक्त अदालतें फैसले कर देती हमारे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 कैटेगरीज बनी है। एक तो ऑर्डिनेंस के जरिए बहाल हुए हैं जो 1 अगस्त 2009 को जी। और उसमें कुछ लोग रह गए थे, 98 तक था। सही है। उसमें हमारे लोग कुछ रह गए थे जो 12 अक्टूबर 1999 तक सी, 99 तक सी। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 12 अक्टूबर 1919 तक हो जाए, 99 तक, 12 अक्टूबर 99 तक, उसमें सब लोग आ गए। उसके बाद इन लोगों ने आर्डिनेंस के जरिए जो हमें एक स्केल ऑफ अप दिया था, जैसे मैं 9th बीपीएस था ना मेरा, तो मुझे 10 में कर दिया, किसका 14 था वो 15 में चले गए। ये लोग थे बोलो। और सबसे बड़ी अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आज अदालत में अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत भी की गई है, क्योंकि जो लतीफ़ खान खोसा के बेटे हैं शहबाज खोसा, उन्होंने अदालत को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर एक्ट को उड़ाया है, ऑर्डिनेंस के तहत जो बहाल हुए हैं वो भी उनको भी नौकरियों से निकाल दिया गया। उनसे मुतल्लिक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसा हुक्म भी मौजूद नहीं है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल को अदालत ने कहा कि आप हमें असिस्ट करें, मुआवनत करें और कैटेगराइज करके दे दे कि ऑर्डिनेंस के तहत क्या कौन से बहाल हुए थे और एक्ट के तहत कौन से बहाल हुए थे। और ये भी उनसे एक लीगल ओपिनियन मांगी है कि अगर ऑर्डिनेंस के तहत जो बहाल हुए थे उनको निकाला गया है तो क्या वो वापस नौकरियों पर जा सकते हैं। तो आप इस सवाल से क्या समझते हैं? कि सर हम तो ये समझते हैं कि जो एक्ट बना था ना 8/12/2010, उसमें जो लोग
बकाया लोग रह गए थे वो इसी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किए थे। सही है। कुछ तो चौधरी इफ्तिखार साहब ने केस सर्विस ट्रिब्यूनल को भेज दिया था, यानी कि एक्ट और ऑर्डिनेंस के बावजूद भी कुछ लोग रह गए थे। वो बाद में एक्ट के जरिए, उसी एक्ट के जरिए, उसी पुली के जरिए वो बहाल हो गए, तरमीम हो गई थी। सही है। लेकिन वो सब 2009 लोग में- इसी एक्ट में जम कर दिए गए थे। 2009 में वही जो- चलता रहा है, अब वो उसमें सब 2009 में जो ऑर्डिनेंस बहाल हुआ ना, ठीक है। तो उसमें जो जितने भी वो लोग, जैसे 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस इसलिए आया था कि कोर्टों में भी केस चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ये किया कि चले इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ऑर्डिनेंस में सबको बहाल कर दिया। अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट में बहाल में नहीं जा सके थे, लेकिन ये थे कि वो बहाल हुए तो उनकी जो है, हमें जो मराहत वगैरह जो है ना, कोई हमें किसी की सीनियरिटी वगैरह कोई डिस्टर्ब कुछ नहीं नहीं हुई। दिया। हमें 3 कंपनसेशन दी गई 3 साल की सिर्फ, जबकि वो भी सुप्रीम किस्तों कोर्ट ने जो दी वो 12 साल की दी, जो उस वक्त के 16-17 लाख रुपए बने थे एक आदमी के। हमें 2,75,000 3 किस्तों में दिए गए थे, और हमारी सैलरी क्या थी उस वक्त, 20,000 रुपए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 2003 या 2004 में बहाल किया वो आज भी नौकरियों पे है, उनको कंपनसेशन भी मिली। ये कहूंगा कि वो हिलाल है, और जो इस मुल्क की, जो इस मुल्क की सुप्रीम पार्लियामेंट है, उसने जो किया वो हराम है। उनकी 1 लाख तनख्वाह अब मोसेस जज साहबा से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि तो रिक्वेस्ट करते हैं बस। हम 2 स्टेंट पड़े हुए हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, इस उम्र में कहाँ जाएंगे? 6-7 दिन में हम क्या, हमें तो गवर्नमेंट भी नहीं देती हमें जो अपना सैलरीज, हम कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं, खुद कमाते हैं खुद खाते हैं। आप देखें जहाँ आप 8-8 लाख रुपए ले रहे हैं, हमें 70,000 तनख्वाह मिलती है टोटल। यही तो बात लतीफ़ खान खोसा ने भी की कि जजेस बहाली का और मुलाजमीन बहाली का केस सेम ही है, और पीपल्स पार्टी ने दोनों को बहाल किया किया। था। अगर जजेस बहाली वाला हलाल है तो ये आपकी उनको हराम हराम क्यों? करार बस दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम दुआ करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे तो हम 8 दिन हो गए हैं फुटपाथों में सो रहे हैं, और दिल के पेशेंट हैं, हम कहाँ जाएं? खुदारा हमारा कुछ न कुछ, और लड़के ने और हमारा खुदारा कुछ न कुछ, जजों साहब को अपील है, खुदारा हमारा कुछ न कुछ करे, चले इंसानियत के नाते थे। देखिए, नौकरी तो पाकिस्तानियों को दी गई थी ना। बिल्कुल हम पाकिस्तानी है ना, मैं लाड़काना से हूँ, ठीक है, मैं सिंधी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। अभी इस उम्र में आप हमें दर बदर कर रहे हैं, 53 साल की उम्र में 6-7 साल रहते हैं हमारे, बाकी कहाँ जाएंगे? लड़काने के डोमिसाइल का तो वैसे भी मसला है। अगर आप देखें, डोमिसाइल बनाने वाले पकड़े ना, देखें अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। वो जरदारी साहब कहते हैं कि हमारे डोमिसाइल का फर्क है, शायद इसी वजह से देखें आपको पीपल्स पार्टी वालों ने उनका डोमिसाइल चूंकि लड़काने का उन्होंने बहाल किया, तो इसी वजह से आप मसाइल का शिकार है। वरना अगर नून, अगर PMLN नहीं पूरे पाकिस्तान के, मैं वैसे कह रहा हूँ कि चूंकि मामला ये है जो लतीफ़ खान खोसा ने भी कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा। वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रोजगार दिया था और बाकी हुकूमतों ने और तमाम को दिया था। देखे ना, सिर्फ 4 सूबों को दिया था, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी दिया था। और यही सियासी हुकूमतें हैं जो हर दौरे हुकूमत में मोअज़्ज़ज़ वकला साहिबान को एडिशनल जस्टिस बनाती हैं, और जो एक साल के बाद रेगुलर होते हैं, वही जज साहिबान तरक्की करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। अगर ये सियासी भर्तियाँ नहीं हैं तो ये बाकी भी सियासी भर्तियाँ नहीं हैं। जब जज साहिबान बहाल होते हैं, इसी तरह ये अवामी मुलाजम भी बहाल हुए हैं, और हमारी तो वो तनख्वाहें ही नहीं हैं जो मुअज़्ज़ज़ अदालतें ले रही हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालतें पूरी दुनिया में तकरीबन उस टॉप 10 में आते हैं अपनी तनख्वाहों के हिसाब से, और हम जबकि हमारे जो मुलाजमीन हैं वो लोएस्ट पे रखे गए। हमें सिर्फ 3 साल का स्टेपेंड कंपनसेशन की सूरत में मिला, किसी को भी कोई 10, 11, 12 साल की कोई चीज़ नहीं मिली। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट की बात है, जो सुई नॉर्दर्न के बारे में, सदरन के बारे में या OGDCL के बारे में फरमाई जा रही है, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की तरफ से जो फरमाई जा रही है, 1994-95 में जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के इदारों की थी, वो यही थी। आप किसी कानूनी नुक्ते पे बात ना करें और कोई बात ना करें। तो हम मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये अपील करते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। जिस तरह 22 करोड़ पाकिस्तानियों का इस मुल्क में हक है, उसी तरह 16,000 मुलाजमीन भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं। 4 सूबों से
आज़ाद कश्मीर से और तमाम गिलगित बल्तिस्तान तक के लोग यहाँ पर आते हैं, और हमारा भी वही हक है जो बाकी पाकिस्तानियों का है। छोड़ दो, ऐसी बात और हम अपील करते हैं मुअज़्ज़ज़ कोर्ट से कि सबको बहाल किया जाए। बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं है, वक्त गुजर गया, अब आपका हो गया है। सर आप बताएं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि अदालत जो हमें नज़र आ रहा है, अदालत का एक माइंड है, वो बार बार वसीम सिजाज से को भी उन्होंने कहा कि आप हमें असिस्ट करें। आज लतीफ़ खान खोसा को भी कहा कि वो सरकारी मुलाजमीन जो 10 साल 12 साल या 15 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं, अब क्या वो मरात और पेंशन के हकदार हैं। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फार्मूला तो तय नहीं करने जा रही कि इनको मरात और पेंशन दे दी जाए और बहाल ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात आपके वसादत से, जो हमारे सैकड़ डिप्लाई हैं जो परेशानी के आलम में हैं और घरों में बैठे, उनके वसाइल नहीं हैं, वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास मेडिकल सहूलतें नहीं हैं, तो उन दोस्तों के लिए ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि वो परेशान ना हों। अल्लाह ताला जल्दी उनकी दुआएं और उनकी मेहनतें रंग लाने वाली हैं। और कोई ऐसा जो अदालत है, आज उनके जो रिमार्क्स थे, मैं अदालत में मौजूद था, तो वो मैं सलूट पेश करता हूँ अपनी ऑनरेबल अदलिया को कि उन्होंने आपके यहाँ बैठने को भी महसूस किया, आपके दुख दर्द को भी महसूस किया, और हर चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं। ये जो लोग प्रोपोगंडा कर रहे थे कुछ दोस्त के जी वो बिल से टस से मस नहीं हो रहे, तो ऐसा कोई तासर नहीं था। आज जो उन्होंने खुद ये कहा कि हम इस केस का फैसला जो है हम जल्दी करना चाहते थे, हमारे ज़हन में ये था कि कल लास्ट वर्किंग डे हम करके जुमे को हम इसका फैसला कर दें। हमें लोगों की परेशानियों का एहसास है, हम चाहते हैं कि इसकी जल्दी कोई ना कोई डिसीजन आ जाए। तो ये गुड चेस्चर था कि कोर्ट ने खुद एक्सप्रेस कर दिया हमारे दुख दर्द को। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि जो दोस्तों की परेशानियां थी ये सारी उन्होंने उनके आगे रखी। बिल्कुल। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमें एहसास है। अब ये तो था एक, अब कानूनी बात हो जाती है कि आई एम द प्रोटेक्शनर फ्रॉम द सुइसाइड, माय नेम इज मिस्टर खावर सलीम, जो कोर्ट में 6 दफा बोला गया मेरा नाम, खावर सलीम खावर सलीम खावर सलीम का नाम बोलते रहे। जब हमने इस जो हमारे खिलाफ आर्डर इम्प्यूट आर्डर महकमों ने किया था, तो सबसे पहले मैं बीइंग ए लॉयर्स और मेरे उस्ताद सरदार लतीफ़ खोसा और सरदार शहबाज खोसा, मैं उनका एसोसिएट रहा, हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये जजमेंट जो है ये हम पे अप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ये एक्ट जो एंट्रा वायरल करार दिया गया है, जो आर्डिनेंस के तहत रीइंस्टेट लोग हुए थे उन पे ये जजमेंट जो है वो असर नहीं करती। लेकिन क्योंकि जो हमारे अदारे थे, उनके जो हेड थे, उसने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की इस आर्डर की, उस पर सुप्रीम कोर्ट की लॉट ऑफ जजमेंट्स मौजूद है कि जब भी कोई आर्डर सुप्रीम कोर्ट का होता है उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या उसकी क्लैरिटी के लिए आप पहले हाई कोर्ट में जाएंगे। तो हमने इसी फोरम के तहत हमने हाई कोर्ट का फोरम यूज़ किया, वहाँ हमारे आर्ग्यू है, हमारी जजमेंट वहाँ पेंडिंग पड़ी है। आज इस बात की वही जो हमारी जजमेंट थी हाई कोर्ट की, आज वो 17,000 मुलाजमों को वो फ़ायदा देगी, क्योंकि ये दोस्त कोर्ट में थे, उन्होंने कहा कि आप तो हाई कोर्ट में चले गए, ये बाकी लोग रिव्यू में क्यों आ गए आप। तो खोसा साहब ने ये कहा कि देखिए आपका 11 का जो आर्डर था, आप ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जो इस से अफेक्टिव हुए हैं एक्ट से, वो इसका हिस्सा पार्टी बन जाते हैं। तो हमने रिव्यू दायर नहीं किया, वो यार थ्रू सीएम दायर करके वो यार हम पार्टी बने हैं। हमारा सेंटेंस आज भी वही है कि हम पे रिव्यू अप्लीकेबल नहीं होता, हम पे ये आर्डर अप्लीकेबल नहीं होता। हम तो आपके डायरेक्शन कोर्ट के ऊपर सीएम दे के इसमें पार्टी बने। हमारा केस तो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा। इस पे जज साहब बड़े हैरान हुए, आपस में सलाह मशवरे के लिए इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने इस बात पे आ गए कि इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डिनेंस के तहत लोग बहाल हुए हैं उनको एक्ट जो है वो अफेक्ट नहीं करता। फिर खोसा साहब ने बाकायदा जो आर्डर था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो प्योर जजमेंट थी, उसका पैरा पढ़ के उनको सुनाया कि जी इसमें वे खुद कह रहे हैं, कोर्ट खुद कह रही है कि जो एक्ट के बेनिफिशरी हैं ये उन पे होगा, लिहाजा हम एक्ट के बेनिफिशरी नहीं हैं, हम जो है आर्डिनेंस के बेनिफिशरी हैं। और आर्डिनेंस जो पास्ट एंड क्लोज में चला गया, जब 18 अमेंडमेंट आई तो उसमें ये क्लियर कट गया कह गया था, जो सेक्शन 264-65 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब एक दफ़ा को आर्डिनेंस आ जाता है दोबारा आर्डिनेंस नहीं आएगा। लिहाजा इसलिए क्योंकि इसके 4 आर्डिनेंस पहले आ चुके थे,
और उसमें यह भी कहा गया कि जो उससे किसी ने आर्डिनेंस का फ़ायदा उठा लिया है या उसको नुकसान हुआ है, वो फ्रूटफुल रहा, वो पास्ट क्लोज में वो क्लोज हो गया। तो इतने दिनों से जो क्लैरिटी कोर्ट में नहीं हो रही थी, कोर्ट का माइंड क्लियर नहीं था, जज किसी इश्यूज के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केस में क्लैरिटी आ गई और जजों ने, ऑनरेबल जजों ने अपनी जुबान से ये सारी चीज़ का इकरार करते हुए कि हम चाहते हैं इन लोगों के लिए, हमें भी हमदर्दी है कि हम इनके लिए कुछ करें। उसके लिए उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल को बुला लिया कि जी आप हमें ये असिस्ट करें कि हमें ये बात बताएं कि क्या जो ऑर्डिनेंस वाले लोग हैं उन पे ये जजमेंट अप्लीकेबल नहीं होती। तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसे का ये मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि जी एब्सोल्युटली राइट कि जी ऑर्डिनेंस के लोगों के ऊपर ये जजमेंट जो है ये अफेक्ट नहीं करती। उसके ऊपर ये एक जो एंडोर्समेंट आ गई गवर्नमेंट की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, उससे हमारा फिर केस एक और मजबूत हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब है कि हम इसको अब सेग्रीगेट कर दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो ऑर्डिनेंस वाले लोग हैं उनको हम अलहदा देख लें और जो एक्ट वाले उनको अलहदा देख लें। फिर उन्होंने कहा कि इसमें हम ये कर सकते, ये भी हो सकता है कि जो लोग हाई कोर्ट में नहीं गए, अगर इनको कह जाए कि जी वो प्रॉपर फोरम पे जाएं हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ गए हैं, तो जो महकमों ने उनके खिलाफ ऑर्डर किए उनको वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें, यहाँ क्यों आ गए रिव्यू में। तो खोसा ने कहा कि जी हम भी यही चाहते हैं कि हमारा ये फोरम नहीं बनता, हमारा पास तो रेमडी, आखिरी रेमडी है रिव्यू की, हम डायरेक्ट आखिरी रेमडी में आ गए हैं। हमें तो हमारे खिलाफ है तो हमें राइट ऑफ अपील भी होना चाहिए, राइट ऑफ रिव्यू। हमने तो वहीं से स्टार्ट किया, हमारे केस सिर्फ आपकी जजमेंट की वजह से हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में पेंडिंग पड़े हैं। उसमें कहा कि उन्होंने जज साहब ने कहा कि जी ऑनरेबल जज साहब ने कि जी हमें अगर ऐसा करते हैं कि साहब को कहें कि जी अपने राइट के लिए हाई कोर्ट में जाए, तो सरदार साहब ने कहा कि नहीं सर ये नहीं, वो इसलिए नहीं कि ये लोग जो हैं इतने अरसे से इंसाफ की दलील पे बैठे हैं और इंसाफ की तलाश में हैं। अगर आप इनको फिर हाई कोर्ट में भेज दिया, ये फिर दोबारा वकील करेंगे, ये दोबारा फिर केस लड़ेंगे। आप ये आर्डर ही क्यों नहीं कर देते कि जो ऑर्डिनेंस है उन पे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता और एक ही आर्डर के में वो लोग, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हमें, उस पर अटॉर्नी जनरल साहब की ड्यूटी लग गई। फिर वो कारपोरेशनों वाली बात आ गई कि जी जिनके ऊपर ये 240 और 242 नहीं होता, उसको भी आज क्लैरिटी होगी कि हम इसको भी अब अलग करके देखते हैं। जो कारपोरेशन वाले लोग हैं उनके ऊपर जो है एक्ट नहीं होता, वो उन लोगों को भी उन्होंने सकी कर। ये 2 पॉइंट जो बड़े दिनों से स्टैब्लिश नहीं, आज कोर्ट में वो स्टैब्लिश होगा। आखिरी बात मैं जो करना चाहता हूँ वो ये था कि उसमें अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के महकमा IB वालों को नोटिस कर दिया कि उनकी तरफ से अपना वो वकील पेश करें और अपना मौक़िफ़ कोर्ट में लेके आए, क्योंकि वो प्योरली गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उनके ऊपर जो है वो रूल्स ऑफ 240 और 242 अप्लीकेबल होता है और उस पर आकर महकमा अपने दफा करे। लिहाजा उनकी हम उन दोस्तों के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए करे। लेकिन ये अक्सर ये होता है, मैं अपने भाई की वसादत से, कि जब भी आपका केस चल रहा होता है, जैसे एक FIR में 10 मुलजम हो तो 5 की जमानत हो जाए तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी बन जाता है, कि राइट बन जाता है। तो अल्टीमेटली जो मेरी फिगर है, मैं कोर्ट नहीं करना चाहता लेकिन मैं कह देना चाहता कि 85% जो लोग हैं आपके वो ऑर्डिनेंस से बहाल हो गए जी, तकरीबन इतने ही। 15% जो लोग हैं वो हमारे साथी दोस्त अगर रह जाएंगे तो वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत दोबारा के सर जिथे ए हो गए ने लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इनको तो फायदा हो गया। भाई देखो, फायदा थोड़ा हो या ज्यादा हो, जब किसी केस का एक सकूत था, एक चीज, वो कुछ ना कुछ तो टूटा। अब उन्होंने खुद ऑनरेबल ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जुमे तक इसको कहा कि मंडे को आपका फैसला दे दें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो वकाला हैं, जो खोसा साहब के आर्गूमेंट्स हैं, जो इनकी तायद करते हैं, जो ऑर्डिनेंस के केस लेना चाहते हैं, वो हमें बता दें। उसमें अहमद खान साहब भी कहा मेरा ही मौक़िफ़ यही है, सब जो थे उन्होंने सब को उस मौक़िफ़ को, खोसा के मौक़िफ़ को एंडोर्स किया कि हमारा मौक़िफ़ यही। उन्होंने कहा जी फिर आपके आर्गूमेंट की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पे तो हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली है और जो एक्ट को करना चाहते हैं उनको हम सुन लेंगे, उनके हद तक देख लेंगे। तो लिहाजा आप दोस्तों के लिए ये एक अच्छी खुशखबरी है। अल्लाह ताला हमारे सब दोस्तों के लिए आसानियाँ फरमाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो आपकी हमदर्दी को, आपके दोस्तों को, यहाँ आपका बैठना काम आया। और मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि ये पेड़ ना छोड़े, जो घर में बैठे आप उनको बुला लें,
क्योंकि ये एक मॉरली जो आपकी थी वो ये चीज़ें भी संपैथिस भी कोर्ट तक पहुंचती रही है। तो अभी भी आपके दोस्त जो बैठे हैं जो घर चले गए थे उनको बुलाएं कि जुमे तक जो है हम अपने इधर बैठें। जुमे को हमारी क्लोज हो जाएगा और मंडे को हमारी शॉर्ट ऑर्डर जुमे को आ जाएगा और डिटेल जजमेंट में भी वो मंडे को वो क्लियर आ जाएगा। लिहाजा दोस्तों को आप खुशखबरियां भी दें और उनको बुलाएं भी जो मायूस बैठे हैं कि वो आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, ये आपने सुना और इसमें एक उम्मीद की किरण भी जो है वो नज़र आ गई। और ख़ासकर जो एक्ट के जो ऑर्डिनेंस के तहत जिनकी बहाली हुई थी उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण है जो आज कोर्ट से नज़र भी आई। और अटार्नी जनरल इस हवाले से अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जब पेश करेंगे तो शायद ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जो ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे उनको शायद एक मुख्तर आर्डर के ज़रिए बहाल कर दे। बहरहाल आपने ये तमाम तफसीलात सुनी और जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह कल फिर एक नए वीलॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।